गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं प्रमुख राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद अब हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। तो अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघ व्यवस्था है, वो हम पढ़ रहे हैं। अमेरिका की संघ व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। इसमें है अमेरिका में संघ व्यवस्था के लक्षण। संघ व्यवस्था के लक्षण, पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, लिखित है। अमेरिकी संविधान को लिखा गया है, 7 अनुच्छेद है उसके अंदर। तो अमेरिका की जो संघ व्यवस्था है उसमें संविधान सर्वोच्च है। जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो कार्य कर रही है, अमेरिका की शासन व्यवस्था संचालित होती है। अमेरिका का जो संविधान लिखित है तथा देश का जो सर्वोच्च कानून है, संविधान की सर्वोच्चता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध है वे लागू नहीं हो सकेंगे। कि जो भी कानून संविधान के खिलाफ जा रहे हैं अमेरिका के अंदर वो लागू नहीं हो सकते हैं, ऐसा अमेरिकी संविधान में कहा गया है। तो अमेरिका के अंदर संविधान जो है वो सर्वोच्च है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका, अमेरिका के अंदर जो शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस बात की रक्षा के लिए है कि केंद्र का शासन राज्यों के अधिकार अतिक्रमण ना कर ले। जो केंद्र है वो राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण ना कर ले या राज्यों के अधिकारों को हनन ना कर ले। इसीलिए केंद्र और राज्यों के अंतर्गत जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग शक्तियों का वर्णन किया गया है। अमेरिका के अंदर शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, उसके द्वारा ही अमेरिका के अंदर कानूनों का वर्गीकरण किया गया है। वहां पर स्वतंत्र और सशक्त जो है न्यायपालिका है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम है, उसका निर्णय और वही मान्य है। और न्यायपालिका का जो उद्देश्य है वो है कि वह कानूनों की जांच करे कि संविधान के अकॉर्डिंग कांग्रेस ने कानून बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, कार्यपालिका के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा सही तरीके से कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उसका जो पुनरावलोकन है वो करने की जो जिम्मेदारी है वो वहां पर न्यायपालिका की है संघ व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये भी लक्षण है संघ व्यवस्था का कि स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका। तीसरा है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी निवासी है और अपने राज्य का भी निवासी है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अमेरिका का तो निवासी है, इसलिए उसको अमेरिकन होने की नागरिकता तो मिलती ही है। साथ में अगर वो किसी राज्य का भी निवासी है अमेरिका
जैसे हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, हम सिर्फ भारतीय हैं, संविधान हमें एक ही नागरिकता देता है भारतीय होने की। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर उसके हिसाब से देखें तो पहले हमें भारतीय होने की मिलेगी, फिर हम राजस्थानी है या गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, यानी स्टेट की भी आपको नागरिकता मिलेगी और देश की भी आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसा अमेरिका के अंदर प्रावधान है संविधान के अनुसार, वहां पर दोहरी नागरिकता दी जाती है। अगला है राज्यों के अपने संविधान। राज्यों के अपने संविधान। अमेरिका के संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं है। संघीय संविधान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई है या राज्यों के निषिद्ध नहीं की गई है, वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों के भी वहां पर संविधान की अलग से व्यवस्था की गई है। राज्यों को सीमाओं में रहते हुए अपना अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है अमेरिका के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वहां पर राज्य और केंद्र दोनों में ही शक्तियां बांटी गई है। तो जो मुद्दे या जो विषय केंद्र के पास है उसमें केंद्र कानून बनाएगा और जो राज्यों को दिए गए हैं उनमें राज्यों की जो सरकारें हैं वो अपने अपने कानून के हिसाब से कानून बनाएगी। तो राज्यों के भी वहां पर अलग से संविधानों की व्यवस्था की गई है। अगला है सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। सीनेट जो है वो अमेरिका का उच्च सदन है और उसमें प्रत्येक छोटे और बड़े राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट के अंदर हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राज्य को इसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो सीनेट की जो सदस्य संख्या हो गई वो हो गई 100, यानी 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में से अगर 2 आएंगे तो जस्ट डबल यानी कि 100 जो है वो सीनेट की जो सदस्यों की संख्या है। और जो फेडरल सिस्टम है, जो संघ व्यवस्था है, उसकी विशेषता है कि सीनेट जो वहां का प्रथम सदन है उसके अंदर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और वहां पर प्रत्येक राज्य में से 2 व्यक्तियों को चुनने की व्यवस्था की गई है। चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो, लेकिन प्रतिनिधि जो भेजेंगे वो 2 ही भेजे जाएंगे। छठा है द्वैध शासन। द्वैध शासन। अमेरिका में द्वैध शासन है, यानी 2 तरह का शासन है, एक तो केंद्र का शासन और दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की भांति राज्यों की भी पृथक न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो पाई जाती है। तो द्वैध शासन जो है जो अमेरिका में है और वहां पर केंद्र और राज्य दोनों का ही शासन माना जाता है। 2 प्रकार का शासन है वहां पर, द्वैध शासन। संविधान भी वहां पर 2 होता है, एक तो देश का संविधान और राज्यों का भी जो पृथक संविधान है वो, क्योंकि वहां पर केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। तो अमेरिका की जो संघ व्यवस्था है, जो लक्षण है संघ व्यवस्था के, उसमें पॉइंट है द्वैध शासन। अगला है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका।
संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। संविधान संशोधन के अंदर राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिकी संविधान के संशोधन में राज्यों का जो होता है वो महत्वपूर्ण हाथ होता है। वहां पर अगर संविधान संशोधन करना है तो उसका फर्क जो है वो राज्यों पर भी पड़ता है। इसीलिए राज्यों से भी परामर्श किया जाता है कि संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। संविधान संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग-अलग 3/4 बहुमत हो। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः जब तक 3/4 राज्य ना चाहे संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में जो संशोधन है वो राज्यों के कारण ही होता है और सीनेट में जो कांग्रेस है उसमें राज्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है। 3/4 राज्यों का जो बहुमत है वो आवश्यक होता है संविधान संशोधन के लिए अमेरिका में। और लास्ट है इसमें शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण। अमेरिका के अंदर जो शक्तियां हैं उनके वितरण की भी व्यवस्था है। अमेरिका में संघ और राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है। पूर्ण मान्यता जो है वो प्राप्त है, उसके अनुसार उन्हें अलग-अलग इकाइयों के रूप में माना जाता है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस सिद्धांत को काम में लाया गया है जिसे गणना व अवशेष का सिद्धांत कहा गया है। शक्तियों के वितरण में अमेरिका में भी उस सिद्धांत को काम में लाया गया है जिसे गणना व अवशेष का सिद्धांत कहा गया है। शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा भी गया है कि वे सब शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्राप्त नहीं की गई हैं तथा जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध की गई हैं, क्रमशः राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। संघ सरकार की शक्तियां गिना दी गई हैं तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों की सरकारों को प्राप्त है। अतः कहा जाता है कि संघ सरकार की शक्तियां प्रदत्त है तथा राज्यों में जनता की शक्तियां जो है वो मौलिक है। तो शक्तियों का जो वितरण है वो अमेरिका के अंदर किया गया है केंद्र व राज्यों के बीच में। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का वितरण अमेरिका में किया गया है। इसके बाद में है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है कि अमेरिका के अंदर संघ व्यवस्था के क्या क्या लक्षण हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। अमेरिका में संघ व्यवस्था के लक्षण कि क्या क्या लक्षण है अमेरिकी संघ व्यवस्था के। संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है, राज्यों के अपने संविधान हैं, सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका और शक्तियों का वितरण।
संघ सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार के कार्य क्षेत्र में रखे गए हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट हैं वो संघीय सरकार के कार्य क्षेत्र में रखे गए हैं। जैसे करों की वसूलियाबी, जो संघ सरकार की शक्तियां हैं ये संघ सरकार के कार्य क्षेत्र में रखे गए हैं। इसमें जैसे करों की वसूलियाबी, करों की वसूलियाबी। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों में जो राज्य हैं, विदेशों के साथ वह राज्यों में परस्पर व्यापार का संचालन, जो व्यापार का संचालन है विदेशों में, विदेशों के साथ राज्यों में, मुद्रा निर्माण आदि, उद्योगों का संचालन भी मुद्रा निर्माण आदि। ये सारे जो विषय हैं ये संघ सरकार के पास रखे गए हैं। इनके विषय में जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो रखी गई हैं संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। इसके बाद में है संघ सरकार की निषिद्ध शक्तियां कि जिनके ऊपर संघ सरकार जो है कोई कार्य नहीं कर सकती। निषिद्ध शक्तियां, संविधान द्वारा कुछ शक्तियां संघीय सरकार के लिए विशेष रूप से निषिद्ध कर दी गई। संघीय सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती।
सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं लगा सकती, यानी कि भाषण की स्वतंत्रता पर भी जो आघात नहीं लगा सकती है वो संघ सरकार है। ये अधिकार जनता में स्वतः निहित माने जाते हैं। ये सारे जो अधिकार है ये जनता के स्वयं के अधिकार हैं, इन्हें संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अधिकार जनता में स्वतः निहित अधिकार। नोट कर लीजिए आप इसे। संघ व्यवस्था, संघ सरकार की शक्तियां। इसके बाद है राज्यों के लिए निश्चित शक्तियां और राज्यों की स्थिति जो है कि राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्य सरकार की शक्तियां, कुछ शक्तियां जो राज्य सरकारों को दी गई हैं, जैसे राज्य के अंदर के व्यापार का नियमन, राज्यों के अंदर व्यापार का नियमन, ये शक्ति भी राज्यों को दी गई है। पुलिस, शिक्षा, पुलिस, शिक्षा, दीवानी व्यय, फौजदारी कानून, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे संबंधित और यातायात, इससे संबंधित कानून भी राज्य सरकार के पास ही बनाए जाते हैं। राजमार्ग व यातायात, तो ये है राज्य सरकार की वे शक्तियां। 50 राज्य अमेरिका में और वे अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता संपन्न है, कम से कम उन शक्तियों को छोड़कर जो कि
संघ के पास है। अब राज्य सरकार की कुछ निषिद्ध शक्तियां भी हैं जिनके ऊपर वो कानून नहीं बना सकती। जैसे राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो विदेशों के साथ संधि या समझौते कर लें। विदेशों के साथ ये निश्चित है, विदेशों के साथ समझौते नहीं कर सकता, संधि नहीं कर सकता कोई भी राज्य। इसके अलावा शांति के समय में सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते। सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते हैं शांति के समय में। राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना, कांग्रेस यानी कि संसद, राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतरराज्यीय व्यापार पर यातायात या निर्यात शुल्क भी नहीं लगा सकते। राज्य कांग्रेस यानी कि वहां की संसद जो है, कांग्रेस की सहमति के बिना अंतरराज्यीय व्यापार पर जो शुल्क है, जो टैक्स है, वो भी वो नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। तो ये भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसके लिए वो निषिद्ध शक्ति जो है वो राज्य के लिए मानी जाती है। और ना ही वो इसके संबंध में आपस में कोई समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें दास प्रथा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दास प्रथा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, इन सबके संबंध में भी कोई कानून नहीं बना सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति व प्रेस, प्रेस से संबंधित अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए आप इसे। अमेरिका के अंदर राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई हैं और कुछ निषिद्ध शक्तियां भी दी गई हैं, यानी कि जिनके विषय में राज्य सरकारें जो हैं वो कानून नहीं बना सकती है, चाहे वो विदेशों के साथ संधि हो, समझौता हो
या शांति के समय सेना या युद्धपोत रखना हो। जो राज्य है वो कांग्रेस की सहमति के बिना, उसकी परमिशन के बिना कोई अंतर्राज्यीय व्यापार, निर्यात शुल्क कुछ नहीं लगा सकते। ना ही वो धर्म के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण, दास प्रथा या विचार अभिव्यक्ति की जो नागरिकों की स्वतंत्रता है, इनका वो हनन नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए आप इसे।